मैं रमेश आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी कहते हैं। इंडियन पॉलिटी। राज्य व्यवस्था एक लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका शब्द अर्थ होता है राज्य। राज्य व्यवस्था में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक राज्य और दूसरा का व्यवस्था। राज्य को स्टेट भी कहते हैं या बोलचाल की भाषा में इसे हम कंट्री भी कहते हैं, देश भी बोलते हैं। राज्य की कोई निश्चित परिभाषाएं नहीं होती है, किंतु राज्य को परिभाषित करने के लिए आवश्यक 4 तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं जिसे देखते हैं। पहला है जनसंख्या। पॉपुलेशन। दूसरा का भूभाग। लैंड। तीसरा का है सरकार। सरकार को बोलेंगे गवर्नमेंट। चौथा है संप्रभुता। सर्वेंट्स। जनसंख्या किसी क्षेत्र को, किसी राज्य को परिभाषित करने, उस क्षेत्र में एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, जो वर्तमान में 135 करोड़ जनसंख्या है भारत का। उसके बाद एक भूभाग होना चाहिए। जो जनसंख्या है वो जनसंख्या एक निश्चित भूभाग पर अवस्थित होती है। उस निश्चित भूभाग पर रहने वाली जो जनसंख्या है उसको संचालित करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार के 3 भाग होते हैं। एक होते हैं कानून बनाना। कानून बनाने को हम क्या बोलते हैं? विधायिका। कानून बनता है, कानून को लागू करना। लागू करना कौन करेगा? कार्यपालिका करेगा। कानून तो बन गया, लागू भी हो गया, यह सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज को अस्पष्टता को दूर करने के लिए, अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक न्यायपालिका होती है। सरकार के 3 अंग होंगे। विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है, और इस कानून में अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो उसकी अस्पष्टता को दूर करने के लिए न्यायपालिका है जो इस अस्पष्टता को दूर करती है या न्याय प्रदान करती है। ये सरकार के अंग हो गए। उसके बाद संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है
आप अपने परिवार से ही समझ लीजिए। जैसे कि हम एक परिवार में हैं, परिवार में है मम्मी पापा हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं लोग, सभी सभी लोग बच्चे स्टूडेंट हैं। तो अगर कोई निर्णय लेना होता है तो कोई निर्णय हम खुद नहीं ले पाते हैं। उस निर्णय को लेने के लिए, घर के किसी भी निर्णय को लेने के लिए हमारे ऊपर एक गार्जियन होते हैं, माता हो या पिता हो। तो उनके मंजूरी से ही कोई काम होगा घर का। अगर उनकी मंजूरी नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। वैसे ही अगर किसी देश का कुछ भी कोई कानून हो, कुछ लागू करना हो, कहीं जाना हो, अगर देश किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है तो वह संप्रभु नहीं कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत को अभी कोरोना काल चल रहा था, इसमें अगर लॉकडाउन लगाना हो तो यह यूएसए या रूस के ऊपर डिपेंडी मतलब निर्भरता नहीं है कि रूस यूएसए जो बोलेगा, रूस जो बोलेगा, अन्य देश या यूएनए बोलेगा तभी लॉकडाउन लगाएगा। अगर इससे यह निर्भर नहीं है तब बोलेंगे भारत एक संप्रभु देश है। तो संप्रभुता का यही होता है कि कोई भी बात को निर्णय लेने के लिए संप्रभु हो, किसी के ऊपर निर्भर ना हो, यह संप्रभुता का अर्थ होता है। ये राज्य एग्जाम्पल में उदाहरण में ले लेते हैं भारत को। भारत एक राज्य होगा, जनसंख्या है, उस जनसंख्या निवास करने वाली भूभाग है, इस भूभाग पर जनसंख्या जो निवास करती है उसको संचालित, उसको शासित करने के लिए सरकार है। सरकार जो कानून बनाएगी, लागू करेगी और न्याय प्रदान करेगी, ये सरकार का काम है। तो ये सरकार करेगी। और ये संप्रभुता, भारत अगर ओलंपिक खेलों में सदस्यता लेना चाहता है तो खुद का निर्णय ले सकता है कि लेगा या नहीं लेगा। लॉकडाउन लगाना है भारत में, ये इसका खुद का निर्णय है, लगाएगा भी नहीं लगाएगा। तो ये संप्रभु है। तो बोलेंगे भारत एक राज्य है। राज्य होने के लिए ये चारों जो आवश्यक तथ्य हैं, यह आवश्यक, अगर इसमें से एक भी कम होते हैं तो वह राज्य नहीं होगा। इतना समझे? चलिए आते हैं नेक्स्ट, व्यवस्था। व्यवस्था को क्या बोलते हैं? प्रणाली। प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। व्यवस्था, ये राज्य की व्यवस्था आज की व्यवस्था नहीं है, यह वर्षों पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। हड़प्पा कालीन, उससे हड़प्पा कालीन जब तक कि हम लोग का ज्ञात है, वहां से लेकर अभी तक जो सभ्यता चली आ रही है, व्यवस्था आ रही है, एक सिस्टम बना हुआ आ रहा है, शासित हो रहा है। राज्य पहले भी था और अभी भी है, लेकिन जो प्रणाली है वो चेंज होती आ रही है। कौन कौन सी प्रणाली हुई है अभी तक? मोनार्की, मोनार्की, राजतंत्र, डायोर्की, डायोर्की, डायोर्की बोलते हैं द्वैध शासन। एक होता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, तानाशाही। एक होता है कुलीन तंत्र, एक होता है धर्मतंत्र, इको रिलीजियस सिस्टम बोलते हैं, और एक होता है लोकतंत्र, इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी।
भारत में यही है। जो ये शासन व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था जो सरकार होती है, ये सरकार, इस सरकार को जब ये सरकार जो कानून बनाती है, लागू, जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो तीनों का जो सिस्टम सम्मिलित है, वो सरकार है। इस सरकार को किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब संचालित की जाती है तो उसे राजतंत्र बोलते हैं। जब इस शासन व्यवस्था को किसी दो व्यक्तियों के द्वारा पूरे क्षेत्र, पूरे राज्य में शासित की जाती है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। तानाशाही शासन, इसका उदाहरण हम जर्मनी का ले लेते हैं, हिटलर का। वो तानाशाही शासन था। क्या था? जो पूरा सिस्टम था वो एक व्यक्ति के हाथों में था। धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र, एक है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र क्या होता है? ये भी जो शासन होता है, एक उच्च वर्गीय, कुलीन वर्गीय एक होता है जो समाज में सबसे श्रेष्ठ वर्ग होते हैं, उन्हीं के हाथों में पूरा शासन तंत्र रहता है, वो कुलीन तंत्र होता है। एक धर्म तंत्र होता है, धर्म तंत्र, जिसमें किसी एक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति द्वारा पूरे राज्य के जो व्यवस्था है उसको संचालित किया जाता है। जैसे हम वेटिकन सिटी का आप लोग नाम सुना होगा, उसमें धर्म तंत्र, वहाँ के पोप बोला जाता है, फ्रांसिस पोप बोला जाता है, जो वहाँ के धार्मिक गुरु है। वहाँ के शासन व्यवस्था धर्म तंत्र है। आज जो हम पढ़ेंगे लोकतंत्र, ये भारत में है लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र में इंग्लिश, ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोस और क्रेसी, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है? लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी को परिभाषित किया था कि लोगों के लिए, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासित किया जाता है वह लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। और लोगों का शासन चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में, एक परिवार का जो शासन चलाना होता है, तो छोटा परिवार होता है तो शासन आसानी से चल जाता है। लेकिन उदाहरण में ले लीजिए, यहाँ पाइए भारत। भारत 135 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक। ये जो 135 करोड़ की जनसंख्या को चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? तो रिजिड होगा, मतलब कठोर होगा। कठोर कैसा होगा? तो कानून के रूप में होगा। कठोर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एग्रीमेंट होगा और वह दृढ़तापूर्वक लागू किया जाएगा। दृढ़तापूर्वक जो कानून के रूप में होता है। तो ये कानून को हम लिखित या अलिखित रखते हैं, एक दस्तावेज के रूप में। कानून को एक दस्तावेज के रूप में रखते हैं। इस दस्तावेज को लिखित होता है या अलिखित होता है, यही दस्तावेज संविधान कहलाता है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों होता है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जब राज्य व्यवस्था की बात होती है तो उसमें हम संविधान के बारे में ही अध्ययन करते हैं कि संविधान में क्या वर्णित है,
लोगों को कैसे, राज्य को कैसे शासित करना है, इस चीज के बारे में संविधान में वर्णित होता है। संविधान में जो कानून बना रहता है वह मूलभूत आवश्यकताओं को देखकर बनाया जाता है। मतलब इसके जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं इसको देख कर बनाया, इससे नीचे कुछ नहीं रहता। तो ये कानून जो संविधान के रूप में वर्णित रहता है। इसके बाद हम अगले अध्याय में संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब है, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। संविधान को उसमें विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।